प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और एक मेंडेलियन डिसऑर्डर हीमोफीलिया के बारे में इस वीडियो में मैं आपको आवश्यक जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो डिसऑर्डर्स हैं इन्हें कितनी कैटेगरी में हम अध्ययन करते हैं या इन विकारों को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, ये जो डिसऑर्डर्स हैं जो वंशागत होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, इनको हम दो कैटेगरी में पढ़ते हैं, एक मेंडलीय विकार और दूसरा गुणसूत्रीय विकार। मेंडलीय विकार का मतलब है ऐसे विकार जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से निर्धारित होते हैं, उन्हें हम मेंडलीय विकार कहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी लक्षण हैं वो किसी ना किसी जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं, और अगर उस जीन में उत्परिवर्तन हो जाए, म्यूटेशन हो जाए या उस जीन का रूपांतरण हो जाए तो उस जीन के जो लक्षण हमारे शरीर में प्रकट हो रहे हैं वो भी परिवर्तित हो जाएंगे और उसी को हम मेंडलीय विकार के नाम से जानते हैं। वहीं पे गुणसूत्रीय विकार का क्या मतलब है? एक या अधिक गुणसूत्रों की अनुपस्थिति, अधिकता या असामान्य विन्यास के कारण गुणसूत्रीय विकार प्रदर्शित होता है। आपके शरीर में या किसी भी जीवधारी के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे एक सामान्य मनुष्य की अगर हम बात करते हैं तो एक सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यदि किसी जीवधारी में, यदि किसी मनुष्य में ये 46 जो हमारा जीनोम है, जो हमारी आदर्श गुणसूत्रों की संख्या है, इससे गुणसूत्र कम हो जाएं या बढ़ जाएं तो उस दशा को हम गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। तो आपको ये पता लग गया होगा कि जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको हम दो कैटेगरी में पढ़ते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है? किसी जीन के रूपांतरण के कारण से ये विकार पैदा होते हैं। और गुणसूत्रीय विकार या डिसऑर्डर क्या है? ये गुणसूत्रों की संख्या कम, आदर्श से कम या ज्यादा होने पर ये विकार प्रकट होते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हम और समझ लेते हैं। देखिए, नाम ही मेंडलीय विकार है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इन विकारों की जो वंशागति है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का जो करैक्टर होता है वंशागति का, वो मेंडल द्वारा प्रस्तुत वंशागति सिद्धांतों के अनुसार ही होता है। आपने मेंडल्स के लॉ पढ़े हैं, मेंडल के द्वारा जो वंशागति के नियम बताए गए हैं उसका अध्ययन किया है, तो उसी वंशागति सिद्धांत के अनुसार ही इन मेंडलीय विकारों की वंशागति भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती है। अगर हमें इन विकारों की वंशागति का अध्ययन करना है, अगर हमें इन विकारों, इन डिसऑर्डर्स की वंशागति का अध्ययन करना है, किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं, तो हम किसी प्रभावित पीढ़ी की पेडिग्री एनालिसिस करके इस वंशागति का अध्ययन कर सकते हैं। वंशागति विश्लेषण मतलब पेडिग्री एनालिसिस, मतलब कई पीढ़ियों में हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के वंशागत होने के तरीके को अध्ययन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये मेंडेलियन जो डिसऑर्डर्स हैं ये कितने प्रकार के हैं या क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, पहला हीमोफीलिया है, दूसरा दात्र कोशिका अरक्तता है जिसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, तीसरा वर्णांधता है जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, इसके अलावा फिनाइल कीटोनूरिया है, थैलेसीमिया है और सिस्टिस फाइब्रोसिस। ये सभी जो रोग आपके यहाँ सामने प्रकट किए गए हैं, ये जो डिसऑर्डर्स हैं, ये सब मेंडलीय विकार या मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। आज के इस वीडियो में हम हीमोफीलिया डिजीज को लेके डिस्कस करेंगे। देखिए, हीमोफीलिया जो बीमारी है इसके कई और नाम भी हैं। इसको हम ब्लीडर रोग भी कहते हैं, इसको हम शाही रोग या रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम क्रिसमस रोग भी कहते हैं। एक्चुअली इस रोग के जो रोगी होते हैं उनमें रक्त स्कंदन कारकों की कमी हो जाती है, जिस कारण से इनमें या तो रक्त स्कंदन नहीं होता और अगर होता भी है तो बहुत अधिक समय के बाद होता है। आप रक्त स्कंदन समझते होंगे कि जब किसी व्यक्ति के कोई चोट लगती है तो रुधिर बहता है और कुछ समय के बाद वो रुधिर अपने आप जम जाता है, उसका स्कंदन हो जाता है, जिस कारण से हमारे शरीर से बाहर जो रुधिर बह रहा है वो क्या होता है? रुक जाता है। तो इसी को हम कहते हैं रुधिर स्कंदन। एक सामान्य भाषा में जो मैं आपको बता रहा हूँ, रुधिर स्कंदन, इसको हम कहते हैं। तो हीमोफीलिया के जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनमें ये स्कंदन
करने वाले जो कारक होते हैं उनकी कमी होने के कारण से ये बहते हुए रुधिर का जो स्कंदन हो रहा है वो नहीं होता, और यदि होता भी है तो बहुत अधिक समय लगता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड कोगुलेट होने की जो टाइमिंग है वो लगभग 3 से 6 मिनट में, स्वस्थ व्यक्ति में 3 से 6 मिनट के अंदर अंदर जो रुधिर है उसका स्कंदन हो जाता है। अब हीमोफीलिया जो रोग है इसको हम ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? देखिए, ब्लीडर रोग हम इसको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस रोग में रुधिर क्या होता है, ब्लीड होता है, बहता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ब्लीडर रोग। क्योंकि रक्त स्कंदन कारक की कमी होती है इसके पेशेंट्स में, और उसमें अगर चोट लग गई उस रोगी को तो रुधिर बहेगा, और रुधिर बहेगा, इसीलिए हमने उसको क्या कहा है, ब्लीडर रोग। अब ये हीमोफीलिया दो प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए, देखिए हीमोफीलिया ए कब होता है और इसमें क्या लक्षण हैं? इसके जो रोगी हैं हीमोफीलिया के ए के, इनके रक्त स्कंदन कारक 8 का निर्माण नहीं होता। ये जो रोगी होते हैं हीमोफीलिया ए के, इनमें रक्त स्कंदन कारक 8 का निर्माण नहीं होता। यहां मैं आपको बता दूं कि ब्लड कोगुलेशन के लिए कई कारक काम करते हैं, जिनमें से अगर 8वें कारक का निर्माण नहीं होता तो उसको हम हीमोफीलिया ए का पेशेंट कहते हैं, या इसको हम क्लासिक हीमोफीलिया के नाम से भी जानते हैं। हीमोफीलिया बी, अगर किसी रोगी में रक्त स्कंदन कारक 9 का निर्माण ना हो तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे रोगी को हम कहते हैं हीमोफीलिया बी का रोगी। तो हीमोफीलिया ए में क्या होता है, रक्त स्कंदन कारक 8 का निर्माण नहीं होता, और हीमोफीलिया बी में क्या होता है, इनमें रक्त स्कंदन कारक 9 का निर्माण नहीं होता। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें रुधिर बहता है इसलिए हम इसको ब्लीडर रोग कहते हैं, उसी प्रकार से क्रिसमस रोग क्यों कहते हैं? देखिए, ये जो रोग है सबसे पहले स्टीफन क्रिसमस नामक एक व्यक्ति में देखा गया था। स्टीफन क्रिसमस जो एक व्यक्ति थे, उनमें सबसे पहले ये रोग देखा गया था, नोटिफाई किया गया था, इसलिए इसको क्रिसमस रोग के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रुधिर बहता है। क्रिसमस रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टीफन क्रिसमस नामक व्यक्ति में सबसे पहले इस रोग को देखा गया था। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपसे कहा कि हीमोफीलिया को हम शाही रोग भी कहते हैं, रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्यों? देखिए, इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया जो थी, उनमें इस रोग का लक्षण मौजूद था। वो इस रोग की वाहक थी, कैरियर थी, और उन्होंने इस रोग को अपने बेटे लियोपोल्ड को दिया। अपने इस रोग का जो प्रसार रानी विक्टोरिया ने किया वो अपने बेटे को किया। बाद में ये रोग कई शाही परिवारों में, क्योंकि आप जानते हैं शादियां शाही परिवारों के बीच में जब होती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ये बीमारी जो है इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के खानदान से अन्य शाही परिवारों में ट्रांसफर हुई, वंशागत हुई। तो स्पेन, रशिया, जर्मनी, इनके जितने भी शाही परिवार थे, सब में धीरे धीरे ये बीमारी महारानी विक्टोरिया के परिवार से फैल गई। तो यहां पे देखा गया कि ये रोग जो है सभी शाही परिवारों में फैला, इसीलिए इसको हमने रॉयल डिजीज कहा। क्योंकि कई ये रोग शाही परिवारों से जुड़ गया था, इसलिए इसको हमने रॉयल डिजीज या शाही रोग कहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रोग शाही परिवारों को भी होता है। ये रोग किसी को भी हो सकता है, ये शाही परिवारों में ही होता है ऐसा नहीं है, ये रोग किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। इस रोग की खोज करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है जॉन ओटो को। इस रोग को खोज करने का जो श्रेय है वो जॉन ओटो को जाता है। अब ये रोग है क्या, थोड़ा सा इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए, ये रोग जो है एक एक्स लिंग सहलग्न रोग है। एक्स लिंग सहलग्न रोग है। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे शरीर में 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। अगर नर है, मेल है, तो मेल में कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं? 2 लिंग। एक आपका एक्स होता है और एक क्या होता है आपका वाई। और अगर फीमेल है तो फीमेल में 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक एक्स और दूसरा क्या होता है एक्स। तो ये जो रोग है हीमोफीलिया का आपका, ये एक्स सहलग्न रोग है। मतलब जो एक्स गुणसूत्र है आपका, चाहे वो नर में हो चाहे वो मादा में हो, ये एक्स गुणसूत्र के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। जैसे मान लीजिए ये एक्स है, अगर ये एक्स गुणसूत्र आपका इस रोग से पीड़ित है तो हम क्या करते हैं, इस एक्स के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एच लगा देते हैं। एच मतलब हीमोफीलिया। अगर ये दूसरा एक्स भी पीड़ित है तो इसमें भी हम क्या करेंगे,
एस लगा देंगे। और मेल में भी अगर ये एक्स पीड़ित है तो हमने क्या किया, इसमें भी एस लगा दिया। तो नॉर्मल एक्स आपका गुणसूत्र ये हुआ, और अगर ये हीमोफीलिया से पीड़ित हुआ तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रोग जो है एक्स लिंग सहलग्न रोग है, अर्थात ये एक्स गुणसूत्र के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि यह जो रोग है ये अप्रभावी जीन के कारण से होता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि यह अप्रभावी जीन के कारण से होता है। और अप्रभावी जीन अपना प्रभाव कब प्रकट करता है, जब वो समयुग्मकी अवस्था में होगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि अप्रभावी जो जीन होता है किसी भी रोग का, वो तभी प्रकट होगा जब वो समयुग्मकी अवस्था में होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको मैं यहां थोड़ा सा इस बात को और विस्तार से समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए कोई फीमेल है, आप जानते हैं कि फीमेल में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स, 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर ये दोनों एक्स में हीमोफीलिया का जीन मौजूद नहीं है तो ये फीमेल सीधी सी बात है कि ऐसी होगी, स्वस्थ होगी, नॉर्मल होगी। ये भी संभावना है क्योंकि 2 एक्स हैं और हीमोफीलिया क्या है, एक्स सहलग्न रोग है, तो इसके किसी एक एक्स में क्या लग गया, हीमोफीलिया का जीन लग गया, जैसे यहां मैंने आपको दिखाया। तो ऐसी दशा में क्या होगा कि इस फीमेल का एक एक्स तो स्वस्थ है, लेकिन एक एक्स क्या है, हीमोफीलिया से क्या है, पीड़ित है। तो यहां पे एक एक्स तो स्वस्थ है ना, एक एक्स तो स्वस्थ है और एक एक्स क्या है आपका, पीड़ित है हीमोफीलिया से। तो ऐसी फीमेल को हम कहते हैं वाहक मादा, वाहक महिला, कैरियर फीमेल, क्योंकि ये वो फीमेल होगी जिसमें हीमोफीलिया के लक्षण जो है प्रकट नहीं होंगे। इस फीमेल में हीमोफीलिया के लक्षण प्रकट नहीं होंगे, लेकिन चूंकि इसके एक एक्स में हीमोफीलिया का जीन है, आप देखिए इस एक्स में हीमोफीलिया का जीन है, तो ये इस बीमारी को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करेगी, अगली पीढ़ी तक ले जाने का काम करेगी। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वाहक महिला कहते हैं, कैरियर फीमेल कहते हैं। तो अगर दोनों एक्स में हीमोफीलिया का जीन नहीं है तो वो सामान्य है, अगर एक एक्स में तो हमने उसको क्या कहा, वाहक महिला कहा। तीसरी कैरेक्टर फीमेल में यह आ सकती है कि उसके दोनों एक्स, पहला एक्स जो था वो भी पीड़ित है हीमोफीलिया से, और जो दूसरा एक्स है आपका वो एक्स भी क्या है, पीड़ित है हीमोफीलिया से। अब आप देखिए इसके पास कोई उपाय नहीं है, 2 लिंग गुणसूत्र हैं, दोनों ही हीमोफीलिया से पीड़ित हैं, तो ऐसी फीमेल में हीमोफीलिया के लक्षण प्रकट होंगे। यद्यपि ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन ऐसी स्थिति अगर आती है जब फीमेल के दोनों ही एक्स इस हीमोफीलिया के जीन से प्रभावित हैं, इस डिसऑर्डर से प्रभावित हैं, तो ये फीमेल होगी हीमोफिलिक मादा, अर्थात ये हीमोफीलिया से क्या होगी, पीड़ित होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं पुरुष की, नर की, मेल की, कि एक नर में क्या स्थिति बन सकती है, क्या स्थिति हो सकती है। तो देखिए, आप ये जानते हैं कि जो मेल होता है, मेल में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक आपका एक्स है और दूसरा क्या है आपका वाई है। जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र हैं और दोनों ही स्वस्थ हैं तो ये पुरुष सामान्य पुरुष है, एक नॉर्मल आदमी है। लेकिन अगर इसके एक एक्स में हीमोफीलिया का जीन मौजूद है तो ये पुरुष हीमोफिलिक होगा, अर्थात बीमार होगा। अब यहां पे थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि फीमेल में 3 कैटेगरी है, फीमेल स्वस्थ भी हो सकती है, फीमेल वाहक भी हो सकती है और फीमेल बीमार भी हो सकती है। लेकिन पुरुष की दशा में केवल 2 ही कंडीशन है, या तो पुरुष स्वस्थ होगा या पुरुष बीमार होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि पुरुष में केवल एक एक्स है, दूसरा तो ये क्या है आपका वाई, और ये बीमारी क्या है आपकी, एक्स गुणसूत्र से जाने वाली है। ये जो बीमारी है किससे जाने वाली है आपकी, एक्स क्रोमोसोम से जाने वाली है, वाई क्रोमोसोम से ये बीमारी नहीं जाती। तो आपको यहाँ वाई से कोई मतलब नहीं है। तो मेल में जैसा मैंने आपसे कहा एक एक्स है और एक वाई है, तो ये बीमारी किससे जा सकती है, केवल इस एक्स से जा सकती है। तो एक 2 ही कंडीशन तो बनी, या तो एक्स आपका स्वस्थ होगा जैसे यहाँ है, या एक्स आपका इस हीमोफीलिया रोग से पीड़ित होगा। तो एक्स पीड़ित है तो मनुष्य क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये बीमारी जो एक्स संलग्न है इसमें मनुष्य में 5 अवस्थाएं हो सकती हैं।
फीमेल की दशा में 3 अवस्थाएं, या तो फीमेल स्वस्थ होगी या वाहक होगी या पीड़ित होगी, और पुरुष है तो 2 अवस्थाएं, या तो पुरुष स्वस्थ होगा या पुरुष क्या होगा, बीमार होगा। अब किस प्रकार से ये रोग वंशागत होगा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वंशागत होगा, मैं आपको कुछ केस हिस्ट्री को लेकर चलते हैं, कुछ केसों को लेकर चलते हैं, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। और एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप ये तीनों केस स्टडी को देखते हैं तो एग्जाम के क्वेश्चंस को भी आप इजीली समझ पाएंगे। मान लीजिए हमने पेरेंट जनरेशन के अंतर्गत एक फीमेल ली जो सामान्य है, और एक मेल लिया जो हीमोफिलिक रोग से क्या है, पीड़ित है। अब अगर फीमेल सामान्य है तो आप जानते हैं फीमेल में 2 एक्स होंगे, और दोनों एक्स जो है क्या होंगे, स्वस्थ होंगे, किसी भी एक्स में हीमोफीलिया का जीन मौजूद नहीं होगा। लेकिन नर क्या है, आपका हीमोफिलिक है, और नर में कितने एक्स होते हैं, एक ही एक्स होता है, और आप जानते हैं कि अगर नर हीमोफिलिक है तो वो एक्स क्या है, बीमार है। तो इसकी जीनोटाइप क्या होगा, एक्स वाई, और एक्स के ऊपर हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, मतलब ये एक्स जो है हीमोफीलिया रोग से क्या है, पीड़ित है। ये एक्स जो है इस पर हीमोफीलिया जीन मौजूद है। अब इस फीमेल से जो अंडे बनेंगे 2 प्रकार के बनेंगे, एक्स और एक्स, और इस मेल से जो शुक्राणु बनेंगे वो 2 प्रकार के बनेंगे, एक एक्स एच और एक वाई। ये शुक्राणु जो होगा ये पीड़ित होगा, ये बीमार होगा, और ये शुक्राणु क्या होगा, स्वस्थ होगा। अब अगर इन दोनों मेल फीमेल के बीच में मीटिंग होती है तो 4 संतानें बन सकती हैं F1 जनरेशन में। अगर ये अंडा इस शुक्राणु से मिला तो ये संतान बनी, ये अंडा अगर इस शुक्राणु से मिला तो ये संतान बनी, ये अंडा अगर इस शुक्राणु से मिला तो ये संतान बनी, और ये अंडा अगर इस शुक्राणु से मिला तो ये संतान बनी। अब अगर आप इन चारों संतानों का अध्ययन करें तो आप देखेंगे जो पहली संतान है वो वाहक है, वो फीमेल है, वाहक है, क्योंकि उसमें 2 एक्स आप देखिए तो फीमेल तो है ही, 2 एक्स हैं, तो इसका एक एक्स स्वस्थ है, उसमें हीमोग्लोबिन का जीन नहीं है, हीमोफीलिया का जीन नहीं है, और दूसरे एक्स में हीमोफीलिया का जीन है, तो ऐसी फीमेल क्या कहलाएगी, वाहक। दूसरा क्या है आपका, एक्स वाई, पुरुष है, और इसके एक्स में कोई हीमोफीलिया का जीन नहीं है, तो ये पुरुष कैसा होगा, आपका सामान्य होगा, स्वस्थ होगा। और तीसरी जो फीमेल है उसमें 2 एक्स है तो फीमेल है, और उसमें भी एक एक्स में हीमोफीलिया का जीन है और दूसरे एक्स में हीमोफीलिया का जीन नहीं है, तो ये भी क्या होगी, वाहक होगी। और यहाँ पे जो पुरुष है वो क्या है, स्वस्थ है, एक्स वाई है तो पुरुष है, और एक्स में कोई हीमोफीलिया का एच जीन नहीं है, तो ये पुरुष क्या है, स्वस्थ है। तो आप देखेंगे कि इस केस में जो पुरुष हैं, आप देखिए 50% पुरुष हैं, ये पुरुष सभी के सभी क्या हैं, स्वस्थ हैं। लेकिन जो फीमेल हैं, एक फीमेल आपकी कहाँ है, एक फीमेल आपकी ये वाली है, और एक फीमेल आपकी कहाँ है, एक फीमेल आपकी ये है। तो जितनी फीमेल्स हैं वो सबकी सब क्या हैं, इस रोग की वाहक हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि फीमेल में 2 एक्स हैं और एक एक्स में क्या मौजूद है, हीमोफीलिया का जीन मौजूद है, तो ये फीमेल क्या कहलाएगी, वाहक। तो इस केस का रिजल्ट क्या निकलता है आपका, कि जो सारे पुरुष हैं वो स्वस्थ हैं, और जो सारी स्त्रियां हैं वो क्या है, रोग की वाहक हैं। और ये कब होगा, जब किसी सामान्य फीमेल का क्रॉस एक हीमोफिलिक मेल के साथ कराया जाता है। अब हम दूसरा केस लेते हैं जिसमें एक वाहक मादा है जिसका क्रॉस एक सामान्य पुरुष से कराया जाता है। अब यहां पे अगर आप देखें तो वाहक महिला है तो इसके 2 एक्स में एक एक्स में हीमोफीलिया का जीन होगा, और दूसरा एक्स क्या होगा, स्वस्थ होगा। और मेल सामान्य है, मेल स्वस्थ है, तो उसके एक्स बिल्कुल स्वस्थ है और वाई तो है ही है। अब इससे जो गैमेट्स बनेंगे फीमेल से 2 प्रकार के बनेंगे, एक अंडा ऐसा बनेगा जिसमें हीमोफीलिया मौजूद है और एक में हीमोफीलिया के लक्षण नहीं है। और मेल में भी 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक एक्स और वाई, और दोनों प्रकार के जो शुक्राणु वो क्या है, स्वस्थ है। अब अगर इस फीमेल का इस मेल के साथ मैटिंग होती है तो संतानें क्या क्या बन सकती हैं, आप देखिए पहली संतान ये बनी, दूसरी संतान ये बनेगी, तीसरी संतान आपकी ये बनेगी, और चौथी संतान आपकी ये बनेगी। अब आप इसमें देखिए ये पहली जो संतान है ये आपकी क्या है, इस रोग की वाहक है और पुत्री है, क्योंकि 2 एक्स हैं और एक एक्स बीमार है, तो ये वाहक कहलाएगी। दूसरी जो संतान है ये नर है क्योंकि वाई गुणसूत्र है, और इसके एक एक्स में हीमोफीलिया का जीन मौजूद है, तो ये पुरुष क्या होगा, ये बीमार पुरुष होगा, हीमोफिलिक पुरुष होगा।
तीसरा केस ये है जिसमें फीमेल के 2 एक्स हैं, तो फीमेल है, और दोनों ही एक्स क्या हैं, स्वस्थ हैं, तो ये स्वस्थ मादा होगी, सामान्य पुरुष फीमेल होगी। और चौथा जो है वाई है ये वाला, तो वाई के मतलब ये पुरुष है और इसका एक्स क्या है, स्वस्थ है, तो ये भी एक सामान्य पुत्र होगा या सामान्य पुरुष होगा। तो इस क्रॉस में आपने देखा कि 50% जो पुरुष हैं, एक पुरुष ये है, एक पुरुष ये है, तो इसमें 50% पुरुष क्या है आपके, सामान्य हैं, और 50% पुरुष क्या है आपके, बीमार। जबकि फीमेल में क्या होगा कि 50% जो फीमेल है वो क्या है आपकी, स्वस्थ है, और 50% जो फीमेल है वो क्या है, इस रोग की वाहक है। ठीक है, तो इस क्रॉस का परिणाम क्या निकला कि 50% पुत्र जो है सामान्य, 50% पुत्र आपके बीमार, 50% पुत्री आपकी क्या है, सामान्य, और 50% पुत्री क्या है आपकी, इस रोग की वाहक। अब हम तीसरी केस स्टडी लेते हैं जहां पे फीमेल जो है क्या है, जो माता है वो क्या है, इस रोग की वाहक है, और जो मेल है, पुरुष है, वो क्या है, हीमोफीलिक है, बीमार है। तो वाहक है तो एक एक्स बीमार होगा और एक एक्स क्या होगा, स्वस्थ होगा। और नर की बात करें तो उसमें एक एक्स बीमार और एक वाई क्या है, स्वस्थ है। अब इस माता से या इस वाहक मादा से 2 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, 2 प्रकार के अंडे बनेंगे। एक अंडे में हीमोफीलिया का जीन है और एक अंडे में जो एक्स है वो स्वस्थ है। मेल में भी 2 प्रकार के शुक्राणु बनेंगे, एक शुक्राणु एक्स वाला होगा जिसमें हीमोफीलिया का जीन है, अर्थात ये शुक्राणु बीमार है, और दूसरा शुक्राणु जिसमें वाई गुणसूत्र है, वो शुक्राणु क्या है, स्वस्थ है। इनके बीच में मेटिंग हुई, पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान और चौथी संतान आपकी बनी। पहली संतान को देखिए, 2 एक्स हैं और दोनों ही एक्स में हीमोफीलिया का जीन है, तो ये क्या है, बीमार पुत्री है। दूसरा क्या है, वाई है तो पुत्र है, और इसमें एक्स एक है, एक्स जो एक एक्स है वो भी क्या है, हीमोफीलिया से पीड़ित है, तो ये बीमार पुत्र है। तीसरी फीमेल है जिसमें एक एक्स स्वस्थ है, दूसरा एक्स बीमार है, तो ये वाहक फीमेल है। और चौथा जो है पुत्र है, एक्स स्वस्थ है, तो ये सामान्य पुत्र है। तो यहां अगर आप देखें तो ये पुत्र है और ये पुत्र है, जिनमें 50% पुत्र क्या है, इस रोग से पीड़ित है, और 50% पुत्र क्या है, स्वस्थ है। फीमेल की अगर हम बात करें तो 50% पुत्रियां क्या हैं आपकी, वाहक हैं इस रोग की, और 50% पुत्रियां क्या हैं, इस रोग से पीड़ित हैं। तो इस क्रॉस का परिणाम ये निकला आपका, जब माता क्या है, वाहक है, और पिता क्या है, इस रोग से पीड़ित है, तो इनकी संतानों में 50% पुत्र स्वस्थ होंगे, 50% पुत्र हीमोफिलिक होंगे, 50% पुत्रियों के हीमोफिलिक होने की संभावना है, और 50% पुत्रियों के वाहक होने की संभावना है। अब हम एक बार पुनः आपको ये बता दें कि इस रोग का कारण क्या है। देखिए, उत्परिवर्तन इस रोग का मुख्य कारण है। उत्परिवर्तन के कारण क्या हुआ, रोगियों में रक्त स्कंदन कारक को बनाने वाले जीन में विकार हो जाता है। उत्परिवर्तन के कारण रोगियों में रक्त स्कंदन कारक को बनाने वाले जीन में विकार आ जाता है। और ये जीन किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है एक्स गुणसूत्र में। आप समझ रहे हैं, उत्परिवर्तन के कारण क्या हुआ, एक्स गुणसूत्र में वो जीन जो रक्त स्कंदन कारक को बनाता है, उस जीन में क्या आ गया, डिसऑर्डर आ गया। और जब उस जीन में डिसऑर्डर आ गया, म्यूटेशन हो गया, तो उस जीन ने रक्त स्कंदन कारक को बनाना क्या कर दिया, बंद कर दिया, जिसके कारण से ये रोग पैदा हुआ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको हीमोफीलिया रोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।